नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग के बादल मंडराते दिख रहे हैं। सीजफायर के बीच अमेरिका ईरान फिर आमने सामने है। बयानबाजी में बढ़ी तल्खी और तनाव बरकरार है। बयानबाजी, सैन्य गतिविधियां और कूटनीतिक गतिरोध तीनों ने मिलकर हालात को बेहद नाजुक बना दिया है। हालिया संघर्ष के बाद अस्थायी युद्ध विराम तो हुआ, लेकिन स्थायी समझौते पर बात नहीं बन सकी। दोनों देश परमाणु कार्यक्रम और स्टेट ऑफ हॉर्मूज जैसे मुद्दों पर झुकने को तैयार नहीं हैं। मिडिल ईस्ट की ओर से अमेरिकी सैन्य विमानों की गतिविधि में तेजी आई है। पहले से ही 3 एयरक्राफ्ट कैरियर और 100 से ज्यादा विमान क्षेत्र में तैनात हैं, जो संभावित बड़े ऑपरेशन की ओर इशारा करते हैं। अमेरिका ने ईरान पर समुद्री नाकेबंदी लागू कर रखी है, जिससे तेल व्यापार प्रभावित है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर तनाव से वैश्विक अर्थव्यवस्था भी खतरे में है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कहा कि जरूरत पड़ी तो फिर से सैन्य कार्रवाई हो सकती है। वहीं ईरान के शीर्ष अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जंग फिर शुरू होना संभव है। अब ईरान ने 14 पॉइंट शांति प्रस्ताव दिया, लेकिन अमेरिका संतुष्ट नहीं दिखा। बातचीत की कोशिशें बार बार विफल हो रही हैं, जिससे सैन्य विकल्प मजबूत हो रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये टकराव फिर से बड़े संघर्ष में बदलने वाला है, क्योंकि दोनों देशों की ओर से आक्रामक रुख, खुली धमकियां इसी ओर संकेत दे रही हैं। ऐसे में यदि कोई समाधान नहीं निकलता और संघर्ष दोबारा बढ़ता है, तो ये न केवल अमेरिका और ईरान के लिए दिक्कत बनेगा, बल्कि दुनिया के लिए भी बड़ी परेशानी पैदा करेगा। आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच घोषित सीजफायर के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने के बजाय और गहराता नजर आ रहा है। दोनों देशों ने एक दूसरे को कड़ी चेतावनी देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी उकसावे का जवाब सख्ती से दिया जाएगा। ऐसे में सीजफायर के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच भरोसे की कमी साफ नजर आ रही है। अमेरिका की ईरान के खिलाफ 28 फरवरी को शुरू हुई जंग को 2 महीने हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे छोटी और निर्णायक लड़ाई बताया था, लेकिन अब हालात उलट दिख रहे हैं। जंग रुकी जरूर है, लेकिन खत्म नहीं हुई है। अमेरिका ने ईरान पर क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि यदि उसके हितों या सहयोगियों पर हमला हुआ तो जवाब निर्णायक और व्यापक होगा। ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव पर संदेह जताते हुए चेतावनी दी है कि यदि ईरान ने गलत कदम उठाया तो अमेरिका फिर से सैन्य हमले शुरू कर सकता है। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अब तक अपनी हरकतों के लिए पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई है। अमेरिका ने अपनी सैन्य तैयारियों को भी न केवल सतर्क स्तर पर बनाए रखने के संकेत दिए हैं, बल्कि मिडिल ईस्ट की तरफ अमेरिकी सैन्य विमानों की एक्टिविटी बढ़ी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य विमानों की बढ़ती गतिविधि सिर्फ रूटीन मूवमेंट नहीं, बल्कि एक बड़े रणनीतिक संकेत के तौर पर देखी जा रही है। ट्रांसपोर्ट और टैंकर विमान बताते हैं कि सैनिक हथियार और ईंधन की सप्लाई लाइन मजबूत की जा रही है। ट्रंप ने दी फिर से सैन्य हमले की धमकी। बातचीत विफल रही तो फिर हमला। परमाणु कार्यक्रम पर सख्त रुख। कोई भी समझौता तब तक स्वीकार्य नहीं जब तक ईरान परमाणु कार्यक्रम को स्थायी रूप से रोकने की प्रतिबद्धता नहीं जताता। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह से नहीं खोलता, अमेरिकी शर्तों को नहीं मानता, तो ट्रंप ने कहा कि ईरान के पावर प्लांट और पुलों को तबाह कर दिया जाएगा। ईरान के वर्तमान प्रस्ताव की 14 शर्तें संतोषजनक, बहुत जल्दी वापस नहीं हटेंगे। ये धमकी ईरान द्वारा पाकिस्तान के माध्यम से भेजे गए 14 सूत्रीय प्रस्ताव के जवाब में आई है, जिसमें ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने और युद्ध समाप्त करने की बात कही है। दूसरी ओर ईरान ने इन धमकियों को असंभव अभियान बताते हुए खारिज किया है। कहा है कि अमेरिका को या तो बातचीत के जरिए समझौता करना होगा या संघर्ष का सामना करना होगा। ईरान की ओर से प्रतिक्रिया आई है कि वह किसी भी दबाव या धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है। ईरान ने साफ किया है कि अगर उसकी संप्रभुता या सुरक्षा को चुनौती दी गई तो वह करारा जवाब देगा। ईरानी नेतृत्व ने इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया है। अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में कोई भी उकसावे वाली कार्रवाई की तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अमेरिकी सेना के लिए कब्रगाह बना दिया जाएगा। ईरानी सेना और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को किया अलर्ट। अमेरिका द्वारा किसी भी हमले का गंभीर परिणाम भुगतने की दी चेतावनी। तेल कुओं या बुनियादी ढांचे पर हुआ हमला तो अमेरिकी ठिकानों को बनाएंगे निशाना। ईरान वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को कर सकता है बंद। The way the discussions are going and the way both parties have dug themselves into clear-cut corners, I do think that a standoff is imminent, unfortunately. And what the Iranians are saying is something which could be a reality. What America wants, Iran cannot give.
and what Iran wants, America will not give. America wants top of the list, top of the chart, the enriched uranium, all of it, around 10 tons maybe, to be taken out of Iran as a physical prize trophy that Trump has snatched away from Iran. अमेरिका और ईरान के बीच फिर से संघर्ष भड़कने की आशंका बढ़ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और तेल सप्लाई को लेकर भी तनाव चरम पर है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग के बादल मंडराते दिख रहे हैं। सीज फायर के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच बयानबाजी, सैन्य गतिविधियां और कूटनीतिक गतिरोध तीनों ने मिलकर हालात को बेहद नाजुक बना दिया है। दोनों तरफ से आक्रामक रुख, खुली धमकियों से सीज फायर के बाद भी भरोसे का संकट बना हुआ है। ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, ये सैन्य और आर्थिक मोर्चों पर भी खुलकर सामने आ चुका है। सीज फायर के बावजूद हालात नो वॉर नो पीस की स्थिति में है। अब यदि जल्द कोई ठोस कूटनीतिक समाधान नहीं निकला तो ये टकराव फिर से बड़े संघर्ष में बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो ट्रंप की हुंकार है और ईरान के युद्ध की जहां तक बात हो रही है, एक बार फिर से वही सारी आहट हैं, वही सारी तैयारियां हैं जो नहीं होनी चाहिए। वो इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि सिर्फ अमेरिका और ईरान की बात नहीं है, पूरे मिडिल ईस्ट को उठाकर आप देखिए तो आने वाले समय में ये परेशानियां क्रिएट करेगा ही। बहुत लंबा समय हो गया है, कई चर्चाओं के बाद एक समाधान निकालने की बात होती है लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकलता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कोई समाधान नहीं है, परमाणु देश हम नहीं बनने देंगे, ये जिद अमेरिका की है। तो कुल मिला के इसका एक सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। दोनों ही देश कम नहीं पड़ रहे हैं और एक बड़ा सवाल आता है कि लगातार ये स्थितियां बढ़ती ही जा रही हैं, तो अब आने वाला सिनेरियो क्या होगा। एक बात, दूसरी चीज ये कि यदि और अटैकिंग मोड पे जाते हैं तो फिर बाकी की जो कंट्रीज हैं, आसपास के जो देश हैं, वो कितना प्रभावित होंगे, ये दूसरा बड़ा सवाल है। क्योंकि अब स्थितियां बहुत अलग हो चुकी हैं। अब ऐसा नहीं है कि पहली बार अटैक करने कोई जा रहा है, अब सिचुएशन बहुत अलग है क्योंकि एक बार से, दो बार से, बहुत बार से हर तरह की चीजें करने के बाद अभी भी जस की तस बात है। ना तो कहीं पे बात बन पा रही है, ना ही बात से कोई समाधान निकल पा रहा है। तो ऐसे में अगली तस्वीर क्या? सीधे चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे स्वामीनाथ जायसवाल। स्वामीनाथ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ है रिटायर्ड मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह। मोहम्मद अली शाह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मिडिल ईस्ट के जानकार हैं सचिन तिवारी। सचिन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों की जानकार हैं शारदा दीक्षित। शारदा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं जकिया खान। जकिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सचिन जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। सचिन जी, दोनों तरफ से आक्रामक रुख है, खुली धमकियां आ रही हैं। अगली तस्वीर क्या? सर, मुझे लगता है मिडिल ईस्ट को लेकर बहुत सारी डिबेट्स मैंने करी है, बहुत सारे, आप सब लोग हमेशा मेरी चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन इसका एक समाधान निकलता हुआ देखना चाह रहे हैं जो नहीं हो पा रहा। और एक बड़ा सवाल यही आता है कि जो सैन्य गतिविधि में हम तेजी देख रहे हैं, एक बड़े खतरे की आहट देख रहे हैं, कब क्या अमेरिका और कर देगा कुछ भी नहीं पता। लेकिन ये जो तनाव है और ये जो टकराव है, ये दोनों बढ़ रहे हैं और इसका समाधान नहीं है। तो आने वाली तस्वीर कैसे देखते हैं? जी राखी जी, आपके दर्शकों को नमस्कार। महत्वपूर्ण प्रश्न आज दुनिया के सामने है कि युद्ध कब रुकेगा। इस युद्ध को हम जो इजराइल और लेबनान में अभी युद्ध छिड़ा हुआ है उससे अलग करके नहीं देख सकते। अभी वर्तमान में अमेरिका और ईरान के बीच जो एक पॉज है, विराम की स्थिति है, लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है तो इजराइल का लेबनान की सीमा पे लगातार एक युद्ध की स्थिति बनी हुई। ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। एक तरफ ईरान और अमेरिका पाकिस्तान की मध्यस्थता के माध्यम से एक चैनल डेवलप किया है जो अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाता है। कुछ दिन पूर्व आपने सुना होगा कि कुछ प्रस्ताव जो हैं वो ईरान की तरफ से अमेरिका के माध्यम से, पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका के पास पहुंचे और कुछ प्रस्ताव एक्सचेंज हुए। वर्तमान की जो स्थिति है, वर्तमान की स्थिति ये है कि हम ये देखते हैं 3 पॉइंटों पे ईरान का कहना है। पहला, हमको ब्लॉकेट अलग करना है। दूसरा, आप ब्लॉकेट अलग करिए। तीसरा पॉइंट जो महत्वपूर्ण है
कि यूरेनियम पे अभी हम बात नहीं करेंगे। अब अमेरिका का युद्ध प्रारंभ करने के पहले जो पॉइंट था, जो उन्होंने आधार लिया था कि एनरिच यूरेनियम जो है वो ईरान के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे परमाणु बम बनाने का खतरा है और इससे में क्षेत्र में अशांति फैलेगी। एक तो ये विषय है, और इस विषय को लेकर ही दोनों देश जो हैं अभी एक लाइन पे तैयार नहीं हुए हैं कि किस लाइन पे स्थायी युद्ध विराम दिया जाए। हम्म। दूसरा विषय यह है कि इजराइल के द्वारा लेबनान में जो अभी कुछ स्थिति युद्ध की वहां है, इस कांड पर स्थिति ऐसी निर्मित है कि एक नतानी रिवर है, उसको इजराइल ये मानता है कि हमको इसको सीमा चाहिए, क्योंकि इससे इजराइल की सुरक्षा दीवार तैयार होती है। अगर इसको हम इस रूप में भी लें कि यहाँ युद्ध विराम है, लेकिन इजराइल जो चाहता है वो अपने तरीके से वहां से एक्सपेंशन कुछ कर रहा है। वो मुझे तो ऐसा लगता है तकनीकी रूप से कि इजराइल जो चाहता है, जब तक उसका कोई ऑब्जेक्ट पूरा नहीं होता, जब तक शायद एक स्थायी युद्ध विराम की स्थिति नहीं बनी। एक बात। दूसरी बात, अमेरिका ने टेक्निकली ईरान को ब्लॉक किया है कि उसके इस पूरे युद्ध में जो शुरुआती 35 से 40 दिन युद्ध की स्थिति थी, उसमें ईरान को, हमने पूर्व में चर्चा की कि आर्थिक नुकसान नहीं था, उसका युद्ध में था काफी नुकसान था, लेकिन उसका व्यापार सतत जारी था। तो बिटवीन द वॉर अमेरिका ने निर्णय किया कि हमको ईरान को ब्लॉक करना पड़ेगा, उसके व्यापार को बंद करना पड़ेगा, जिससे उसके साथ आर्थिक नाकेबंदी। इसमें मुझे लगता है अमेरिका को सफलता मिली, और आप देखेंगे कि इनके बीच वार्ता बड़े चैनल के माध्यम से है, लेकिन एक्सचेंज तेज हुआ है। अब इसमें ईरान भी चाहता है ये ब्लॉकेट खत्म हो, और अमेरिका चाहता है कि इस दबाव में हम जो एनरिच यूरेनियम की बात कर रहे हैं उस पर ईरान ज्यादा दबाव में आए। इधर इजराइल जो है वो लेबनान पे उसने येलो लाइन डेवलप करी है, ये येलो लाइन हमको चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए। तो हम ये कहें कि युद्ध एक फ्रंट पे नहीं है, युद्ध दो फ्रंट पे है। और मुझे तो लगता है कि शायद ये कुछ टाइम भी ले रहा है अमेरिका कि इजराइल के अपने उद्देश्य पूरे हों और फिर एक निर्णय पे पहुंचे कि शायद अब विराम करना चाहिए। लेकिन इस पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, एशिया में तनाव है, पाकिस्तान एक मध्यस्थता की भूमिका है, हमारे एक बहुत बड़े देश हैं हम, हमें आर्थिक रूप से इस सारी परिस्थितियों पे बहुत चिंता है कि अगर ये स्थितियां सामान्य नहीं होगी तो हमारे देश में भी एक महंगाई की तरफ हम जा सकते हैं। और इसके साथ साथ एक नई स्थिति इस युद्ध में पैदा हुई है कि यूरोप का अमेरिका से दूर होना और यूरोप का अपने आप से वॉर से दूर करना। इसमें हर स्पीच में अमेरिका के ट्रंप ये कहते हैं कि यूरोप ने हमारे साथ नहीं दिया है, क्योंकि यूरोप नहीं चाहता युद्ध बढ़े और युद्ध का विस्तार हो। इस सारी परिस्थितियों में मुझे लगता है एक पॉइंट आएगा जहां इजराइल की सहमति के बिना मुझे लगता है कि अमेरिका कुछ लास्ट पीस जो होता है स्थायी पीस उस तरफ नहीं जाएगा। जी ठीक है, वापस आऊंगी। शारदा मैम, मुझे सुन पा रही हैं? जी राखी जी, मैं सुन पा रही। मैम, क्योंकि विदेश मामलों की जानकार हैं आप, और दोनों ही कंट्रीज को मैं देखूं तो यहाँ की जो पॉलिसी है और जिस तरीके से ये लोग वर्कआउट कर रहे हैं और लगातार करते ही जा रहे हैं, एक तो क्या है जो सीज फायर की बात चल रही थी उसके बाद भी भरोसे का संकट जो है ना उस पर क्वेश्चन मार्क लगा है, क्योंकि वो कैसा सीज फायर था। पहले तो मैंने सुना था कि सीज फायर होता है तो वो ऐसे ब्रेक नहीं होता, यहाँ तो इन्होंने वो सारी चीजों से आगे बढ़कर काम कर दिया है, तो अब भरोसा नहीं किया जा सकता। सवाल इस बात का है कि अपकमिंग सिनेरियो की हम जो आज बात कर रहे हैं वो कब तक, बार बार एक बात आती है कि भारत बहुत मजबूत है, हम तक कोई परेशानी नहीं आएगी, कब तक नहीं आएगी? ठीक है, हम पर कोई अटैक नहीं कर देगा, लेकिन जो सिनेरियो हो रहा है, जो व्यापार की दृष्टि से होगा, जो महंगाई बढ़ जाएगी, वो तो हम सरवाइव करेंगे ना। तो एक बहुत बड़ा सवाल है, इन सारी चीजों का सॉल्यूशन क्या कुछ निकल सकता है? आप किस नजर से इसको देखती हैं? भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या एक सुझाव हो सकता है? देखिए राखी जी, जिस हिसाब से ट्रंप हर बार बात को पलट के अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है, और अभी तक का उनका रिकॉर्ड जो है अमेरिका का, वो हमेशा विश्व स्तर पर अपनी दादागिरी का रहा है, अपने वर्चस्व का रहा है, और किसी को भी वो अपने आगे कुछ समझने की उनकी कोई मंशा नहीं है। लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ कि ये धोखा हो गया अमेरिका के साथ, और इजराइल जो कि एक तरह से बिगड़ैल बच्चा नहीं होता है कि वो अमेरिका के संरक्षण में व्हाटएवर ही वांट्स टू डू ही डिड, और उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे विश्व के देश जो हैं वो
गलत कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। लेकिन अब फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि विश्व स्तर पर अमेरिका और इजराइल अकेले पड़ गए हैं और ईरान ने दिखा दिया है कि भले ही वो अपने आप में कितने ही ताकतवर बनकर नरसंहार कर रहे हों, लेकिन वो अपने मूल्यों को लेकर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि विश्व स्तर पर जनता उनके खिलाफ हो। जो मासेस के अंदर ईरान ने इस युद्ध के दौरान अपनी पैठ बनाई है, अपनी रीच बनाई है, यहाँ तक कि भारतीय जन समुदाय में भी, भारतीय जनता के बीच में भी भारत ने खुद हमारी राजनीतिक दूरंदेशी कहें या इसको राजनीतिक रूप से एक धोखा कहें कि एक गलत डिसीजन कहें कि भले ही हम ईरान को वो नहीं सपोर्ट कर पाए जिस तरीके से करना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान भारत के साथ बहुत नरमी का रुख अपनाए हुए है। जहाजों को आने जाने में भी कोई रुकावट उसने नहीं डाली है। और दूसरा, अमेरिका पर विश्वास करना अब उसके क्या किसी भी देश के लिए बहुत आसान नहीं रहा है। चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज है, चाहे वो इवन गल्फ कंट्रीज भी अब अमेरिका के उस झांसे में आने से अपने आप को अलग करने की कोशिश में हैं, क्योंकि वो तो एक तरह से राजे रजवाड़ों की तरह डिपेंडेंट थे ट्रंप की सेफ्टी लाइन पर। लेकिन अब उन्हें भी पता चल रहा है कि ये धोखा था और अब वो भी इससे विरक्त होकर, विमुख होकर दूसरा रास्ता अख्तियार करने की सोच रहे हैं। रही युद्ध दोबारा शुरू होने की बात, तो इस पूंजीवादी व्यवस्था में जो विश्वव्यापी मंदी का दौर चल रहा है, जिस तरीके से विश्व एक गंभीर संकट से उबरने के रास्ते ढूंढ रहा है और उसका नेतृत्व, जिस पूंजीवादी व्यवस्था का नेतृत्व अमेरिका कर रहा है, अमेरिका ही विश्व को युद्धों में झोंकने का, अभी तक का 20 वर्षों का इतिहास उठा के देख लीजिए या 91 के बाद का इतिहास उठा के देख लीजिए, सारे नाजायज युद्ध थोपे हुए जब जब इन पर कोई मुसीबत आती है, जब जब इनकी अर्थव्यवस्था पर या व्यक्तिगत रूप से ट्रंप की जो छिछाले दर हो रही है, जिस तरीके से अमेरिका खुद फंस रहा है आर्थिक मंदी के दौर में, अर्थव्यवस्था जहां चरमरा रही है, वो उससे उबरने के रास्ते ढूंढ रहा है और उसी के चलते वो ईरान को टारगेट बनाकर कभी वो आंख मिचोली खेल रहा है कि कभी वो युद्ध खुद ही डिक्लेयर कर रहा है कि सीज फायर कर दिया, कभी वो कह रहा है कि असल में वो एक बड़ा व्यापारी है, उसके हर एक शब्द में, हर एक डिसीजन में व्यापार छुपा होता है। उसने जो भी कहना है उसका प्रभाव मार्केट पर क्या पड़ता है, उसने मार्केट को नजर में रखकर ही हर बात बोलनी होती है। और ये कितनी हास्यास्पद बात है कि वो यूरेनियम चाहता है ईरान का। वो भाई कितने सारे देशों के, जो पाकिस्तान जैसे देश जो कि एक धुर आतंकवादी के रूप में पूरे विश्व में जिसकी ये है, जिसकी छवि है कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश है, वो भी तो न्यूक्लियर पावर है। तो क्या ईरान अकेले विश्व को संकट में डाल देगा या अमेरिका जो 7 समंदर पार उससे दूर बैठा है उसको संकट में डाल देगा? तो ऐसी शर्तें ईरान नहीं मानेगा। और अब ईरान को भी ये पता चल रहा है कि अमेरिका अपना वर्चस्व धीरे धीरे लूज कर रहा है, खो रहा है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज उसका साथ छोड़ रहे हैं, गल्फ कंट्रीज भी अंदर सुगबुगाहट चल रही है कि हम कहाँ हैं, हमारे साथ ये हो क्या रहा है। और विश्व का पूरा जनमानस अगर हम देखें तो आज ईरान के इस कदम के साथ खड़ा है कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन ईरान अपने ऊपर थोपे गए युद्ध से पीछे भी नहीं हटेगा, क्योंकि वहां की जनता दृढ़ प्रतिज्ञ है और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमारे ऊपर ब्लॉकेड लगाए गए हैं, जो हमारा जो नुकसान किया है उसका हमें बदला लेना ही है। तो अब दुख इस बात का है, लेकिन इसमें भारत जैसे देश भी पिसेंगे, क्योंकि भारत ने अपनी नीति जो है वो साफ नहीं रखी, स्पष्ट नहीं रखी। वो दोनों नाव में पैर रखकर चलते रहे और किसी भी देश को, किस देश के व्यक्ति को भी समझ लीजिए कि जब तक वो सच के साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, तब तक विश्व में और परिवारों में और समाज में सम्मान नहीं पाता है। तो हम तो यही एक दुआ करेंगे कि यही दरख्वास्त करेंगे अपनी सरकारों से भी कि सच के साथ खड़े होने की हिम्मत करिए और जहां पर भी जनता का हित जुड़ा है उसको लेकर चलिए। जनता को टैरिफ वॉर में मत फंसाइए, जनता को महंगाई की मार में मत डुबोइए और जनता को युद्धों की
विभीषिका में आनंद लेने की बात मत करिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ साथी देश में कुछ एक तबका ऐसा भी है जो युद्धों को बहुत महिमा मंडित करके कहता है कि वाह मजा आ रहा है, इजराइल के लोग मर रहे हैं, गाजा पट्टी पे लोग मर रहे हैं, बड़े मजे की बात है, बड़ा आनंद है। तो ये एक राक्षसी प्रवृत्ति को भी चेक करने की जरूरत है और विश्व शांति की बहुत जरूरत है आज के समय में। बिल्कुल ठीक है मैम, वापस आऊंगी। मोहम्मद अली शाह जी मुझे सुन पा रहे हैं? मोहम्मद अली शाह जी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए शायद अभी कनेक्ट नहीं है हमारे साथ। जकिया जी मुझे सुन पा रही हैं? हाँ राखी, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। मैम आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर, क्योंकि दोनों तरफ से आक्रामक रुख है, बहुत बार हुआ। मूल मुद्दा जो समझ में आता है, एक तो ट्रंप को चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज उनका हो जाए, ईरान को हम पूरी तरीके से बर्बाद कर दें, हम परमाणु देश उसको क्यों बनने दें। तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि ईरान क्या है, अब इतना कमजोर नहीं है कि आप कुछ भी मांग लेंगे तो वो कुछ भी दे देगा। भाई ये बातचीत की सहमति इनकी नहीं हो रही है, तभी तो ये सारी जंग है। और इसका समाधान मुझे नहीं दिखता, क्योंकि ईरान जो है वो अभी भी यदि जंग के लिए तैयार है तो आप समझ लीजिए कि उसकी शक्तियां क्या हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि समाधान नहीं निकलेगा तो बार बार धमकियां आएंगी। अब धमकियां ट्रंप की ऐसी होती हैं कि कभी तो भरोसा नहीं है एक रात में वो क्या कर दें, और दूसरे पल ये भी होता है कि कुछ और एकदम काम डाउन भी हो जाते हैं। अब इनके इस काम डाउन और एकदम से हाइपर होने के बीच में होता क्या है कि जो चीज़ें होल्ड हैं या रुक रही हैं वो हम सबको बहुत प्रभावित करेंगी आने वाले समय में। तो आपका क्या ओपिनियन है? देखो राखी, मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा लूंगी क्योंकि बहुत सारी पॉइंट्स है जो विस्तार में हमें समझने की जरूरत है, और ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे देश के लिए बहुत ही जरूरी पॉइंट्स है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप वॉर, भले ही अमेरिका और इजराइल और इसमें ईरान और लेबनान इन्वॉल्व हो, लेकिन ये सारी संकट हमारे पास घूम फिर के आने ही वाली है। चाहे वो हमारे बच्चे जो वहां पे काम करने गए हुए हो उसके रूप में, चाहे पढ़ाई के लिए गए हुए हो, या सीधे सीधे हमारे ट्रेड और हमारा जो खासतौर से ईंधन से रिलेटेड जितनी भी चीज हैं उस सब चीजों को। तुम्हें याद होगा कि हम लोग जब डिस्कशन में बैठे थे, मैंने कहा था कि एक हफ्ता के अंदर अगर ये सॉल्यूशन नहीं हुआ तो इट इज गोइंग टू टेक लॉन्ग, और वो लॉन्ग पे ये जा चुका है। सबसे बड़ी चीज है कि मध्यस्थता में जो कंट्री है उस कंट्री को ईरान बिल्कुल ही नहीं पसंद करता। पाकिस्तान इज नॉट दी मतलब फेवर। अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट इसमें स्ट्रिक्टली खड़ी होती और एक अच्छा पोजीशन ईरान को देती, तो आज ये मध्यस्थता का काम सिर्फ और सिर्फ इंडियंस कर रहे होते, क्योंकि इंडियंस पे अमेरिका को भी एक विश्वास का घाटा ही पड़ता, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। जैसे आज ईरान के पास ऑप्शन नहीं है, वो किसी हाल में पाकिस्तान को फेवर करके वो उससे बातचीत कर रहा है, वो चीज सिनेरियो इंडिया के साथ हमारे साथ होता, और इसमें हमारी एक बहुत अच्छी भूमिका प्ले होती और वहां पे कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन भी हम निकालते, क्योंकि हमेशा हम लोग पीस मेकिंग में आगे रहे हैं और इस चीज को सारी कंट्रीज मानती है और एक्सेप्ट करती है। और बीइंग 7 कंट्रीज, नेबरिंग 7 कंट्रीज में सबसे ज्यादा इम्पावर्ड कंट्री डेफिनेटली हमें ही माना जाता रहा, और पीस मेकिंग के लिए भी और ये चीज के लिए। लेकिन अभी कुछ सालों में जिस तरह से हमने अपनी चीजों को डिग्रेड किया है, वो ये चीजों को खराब कर दिया, पहला चीज। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट आती है कि देखो अभी जो अमेरिका का रोल रहा है, खासतौर से एप्स्टीन फाइल निकलने के बाद से, मतलब इजराइल ने अच्छी भूमिका निभाई, उसको बहुत अच्छी तरीके से ब्लैकमेल किया, उसको बहुत अच्छी तरीके से, मतलब तुम्हें पहले तो प्यार मोहब्बत में कर लिया, उसके बाद फिर तुमको धोखा भी दिखा दिया कि किस तरह से तुमको मैं कब्जा करके क्या कर सकता हूँ। और ये पपेट बनके कहीं ना कहीं इजराइल के, जैसे हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जो पपेट बने हुए हैं एक बिजनेस एजेंसीज के। तो उसी तरह से समझ जाओ एक बिजनेस एजेंसी है इजराइल जो अपना बिजनेस करने के लिए अमेरिका में ट्रंप को पपेट बनाई हुई है, लेकिन ट्रंप को बनाई हुई है, अमेरिकन पपेट नहीं बने हुए हैं। एंड जिस तरह से आईडीएफ की एक सोची समझी एक चुनौती हो, चेतावनी हो, जिस तरीके से ट्रंप पे अटैक हुआ, ये एक चेतावनी के तौर पे ट्रंप को लेनी चाहिए, क्योंकि देश नहीं पसंद कर रहा जो स्थिति आप उनके देशवासियों के लिए, अमेरिकन के लिए क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि बॉडीज तो अमेरिकन की लौट के आ रही है ना, इजरायलीज की लौट के नहीं आ रही है। तो डेफिनेटली आप इजराइल के लिए फाइट कर रहे हैं, लेकिन अपने अमेरिकन की टैक्स को लगा के और अमेरिकन की ही जान को आप दांव पे लगा के कर रहे हैं। तो ये अमेरिकन नहीं पसंद कर रहे हैं और वो हमारे हिंदुस्तान के जैसे टॉलरेंस भी नहीं रखते हैं। तो डेफिनेटली कुछ बड़ा हो सकता है।
क्योंकि वॉर तो डेफिनेटली अमेरिकन नहीं पसंद करेंगे, इसके लिए रिवॉल्ट होगी और इस रिवॉल्ट का नतीजा भले ही ट्रम्प को अपने सीट्स खो के हो या जैसे भी हो, बिकॉज ये कुछ दिनों में हमें देखने मिलेगा फॉर डेफिनेट। अब बात रही कि इजराइल क्या इस चीज को होने देगा और कैसे वो मूव करेगा, क्योंकि उसका जो एजेंडा है दैट इज ग्रेटर इजराइल, और ग्रेटर इजराइल के एजेंडा पे वो अपना काम किए जा रहा है, चाहे किसी का कोई नाश हो, किसी का कोई धमकी हो, किसी जगह कोई फाइट हो। लेबनान के येलो लाइंस को बढ़ाना भी वो उसके है, वही ग्रेटर इजराइल पे आता है। और इसीलिए सऊदी ने अपनी डील की पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वो सिनेरियोज अब उन्हें समझ में आ रहा है। बात रही दुबई की, दुबई में एक प्रॉब्लम ये है कि दुबई एंड सऊदी बोथ आर अपोजिंग, क्योंकि इनकी वॉर ऑलरेडी वहां पे दूसरे दूसरे मुल्क में अपने कैप्चर और अपने गोल्ड कैप्चरिंग की वजह से चल रही है, इसलिए ये दोनों एक साथ नहीं आ पा रहे हैं। और ये भी एक रीजन बन रहा है कि कौन बड़ा, कौन किसके साथ और कौन कहाँ, मतलब हर एक दूसरे कंट्री में दूसरे कंट्री का मुखालिफ खड़ा है, और इसी वजह से ये और भी ज्यादा इस देशों की जो एक होती है ना कि एक सहमति होके कुछ निकल के आई, वो नहीं हो पा रही है। और यही वजह है कि ये चीज इतनी प्रोलॉन्गिंग होती जा रही है, और जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे आप देखोगे गल्फ कंट्री एक साथ आने पे मजबूर हो जाएंगे, और जब ये एक साथ आने पे मजबूर होंगे तो डेफिनेटली ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जाएगा। तो अभी जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो देखो, आप किसी ट्रेड के बारे में बात करते हो या कोई भी चीज जब आप मध्यस्थता के बारे में बात करते हो, आप अपनी सिर्फ बात नहीं रख सकते। फर्स्ट जो इनकी स्पीच जो टॉक्स होनी थी उसमें यही हुआ, अमेरिका ने अपनी बातों को रखा और सोचा कि बस ये मान लें, वो तो पॉसिबल ही नहीं था, इसलिए टॉक्स खत्म हो गई। सेकंड टॉक्स में अमेरिका आ गया, पाकिस्तान में वो आ ही नहीं, सेकंड डे वो सेकंड बाद में आए तो उन्होंने अपने पॉइंट्स रख के चले गए और 90% पॉइंट्स मान लिए गए ट्रम्प के साथ, और मानने के बाद फिर से वही स्टार्ट हो गया। तो ये चीज और दर्शा दिया कि जो अमेरिका आपके बातों को मान रहा है वो सिर्फ अपने तक मान रहा है, वो कंपल्सेशन नहीं ला पा रहा इजराइल के ऊपर कि तुम भी इस चीज को मानो। इजराइल अपनी मनमानी किया जा रहा है और बिल्कुल इनका कोई कंट्रोल नहीं है। एक तरफ तो ये मध्यस्थता की बात करते हो और बोल दिखाते हैं कि हम भाई इजराइल के लिए भी अब बहुत साथ करके उसके बातों के हिसाब से फाइट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उसको कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल जैसे मैम ने कहा ना बिगड़ैल बच्चा, उसके बिल्कुल फेवरेट बिगड़ैल बच्चा, जिसके लिए ट्रम्प बिल्कुल रेडी टू डू एनीथिंग। अगर उन्हें एटम बम भी रिलीज करना है तो ही इज रेडी टू डू, बट द वर्ल्ड विल नॉट लेट, द वर्ल्ड इज नॉट रेडी फॉर इट। और वो कहीं ना कहीं ट्रम्प की खुद की गद्दी, खुद की राजनीति और खुद की उनकी जिंदगी पे एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अब रहा कि इंडिया का इसमें क्या रोल हो सकता है, अभी जहां पे इतनी सारी चीज हुई है, अभी भी इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि जिस तरह से ईरान अभी भी इंडियन गवर्नमेंट को इतनी फैसिलिटी और इतनी एक्सेप्टेंस दे रहा है, मुझे लगता है इन्हें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और अपनी इनिशिएटिव को स्टार्ट करने के लिए बातचीत आगे बढ़ानी चाहिए, मुस्तफा कामनी साहब से या IRGC के लोगों से। और डेफिनेटली ये जो है ना, ये हमें रूट बेस जब दे देगा तो आप देखिए जो इंडियन सारे ऑयल्स आ रहे थे उन पे अटैक करने की कोशिश की गई, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिकन इन्वॉल्व थे, है ना, IDF वाले इन्वॉल्व थे। क्यों? क्योंकि वो उनको मतलब नहीं है कि आपके इंडिया में जा रहा है आपके साथ रह रहती है, उनको मतलब है कि भाई अरे ईरान के नजदीक इंडिया कैसे हो सकता है या कोई और कंट्री कैसे हो सकता है, किसी और को नजदीक ही नहीं होने देना है। जैसे उसने रशिया को भी दिया, लेकिन रशिया को क्या फर्क पड़ता है, वो तो दूसरे बॉर्डर से उनको आसानी से सामान पहुंचा रहा है। तो प्रॉब्लम्स यहाँ पे उस कंट्री में आ रही है जिनकी बॉर्डरिंग को ईरान रोक रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंट्रीज के चीजों को वो रोक नहीं रहा है, लेकिन हमारे लिए चैलेंज है कि हमें फिर वो लाने के टाइम में IDF के भी सामने करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रम्प इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। ठीक है मैम, वापस आऊंगी। अनिल जी मुझे सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूँ। हाँ अनिल जी, देखिए जो विश्लेषक हैं उनका अपना एक मत है और उनका भारत के परिप्रेक्ष्य में एक सुझाव भी है, क्योंकि अब भारत की जब बात होगी तो सरकार की बात होगी, नेतृत्व की बात होगी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ। अमूमन एक बात हमेशा चर्चाओं में आई कि भारत अपनी एक भूमिका निभाते हुए
कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर या मध्यस्थता को लेकर या इस कैसे भी करके इस वॉर को रोकने को लेकर अपने पॉइंट्स को रख सकता था। लेकिन शुरू से वो चीज़ें नहीं हुई। शांति की अपील ज़रूर की गई, लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई जो होनी थी। और ये भी सवाल उठा कि मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान क्यों? ये भी एक संकेत देता है कि पाकिस्तान क्यों। पाकिस्तान कुछ भी नहीं है और ईरान अब बिल्कुल उसकी बात नहीं सुनेगा, तो भारत की बात तो सुनी जा सकती थी। तो हमें इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। एक और बात आई हमेशा इस पूरे सिनेरियो में, मैं सारे उन पॉइंट्स को निकाल रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा इस चर्चा में रही हूँ कि भारत को क्या करना है, हमारे दोनों से अच्छे संबंध हैं, हमें दोनों को बैलेंस करना है, हम क्यों इंटरफेयर करेंगे या इस तरह से चीज़ें करेंगे। बट ये गलत है। जहाँ जो चीज़ें हो सकती हैं सकारात्मक रूप से हमें चीज़ों को लाना पड़ेगा, अब भी लाना पड़ेगा। हालांकि अब वो तो बहुत देर हो चुकी है कि अब हम समझाएं और वो मान जाएंगे, लेकिन आने वाला समय जो है, यदि देखिए महंगाई होगी तो क्या ऐसा तो नहीं है सर कि भारत में असर नहीं होगा, आसपास हो जाएगा और कुछ होगा नहीं। पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है खोने पाने के लिए, पर हमारे पास बहुत कुछ है। तो हम उस परिप्रेक्ष्य में इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, या जो सुझाव एक्सपर्ट दे रहे हैं क्या अभी भी सरकार उस पर काम कर सकती है? राखी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करे हैं, लेकिन आप देख रहे हो कि पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, लेकिन हमें जो दिखाई दे रहा है, पर्सनल मुझे जो दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान सिर्फ अमेरिका की चमचागिरी कर रहा है या अमेरिका की बात ईरान तक पहुंचा रहा है। वो अमेरिका के सामने कोई भी सही स्थिति कहने की स्थिति में नहीं है। वो तो पाकिस्तान अमेरिका ने भेज दिया और अमेरिका के रूप में काम कर रहा है। दूसरा मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि हमारी जो नीति रही है वो हमेशा शांति की रही है, बातचीत के नीचे हल निकले इस बात पर रही है। माननीय प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का समय। आज तीनों देश कहीं ना कहीं देशों से हमारे संबंध ठीक हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो और चाहे ईरान। इसलिए अब तीनों से संबंध ठीक हैं तो हम किसी एक के पक्ष में तो बोल ही नहीं सकते। हम चाहते हैं समाधान बातचीत से हो और बातचीत की टेबल पर बातचीत चले, लेकिन इन सबकी हठधर्मिता एक अलग बात है और हम कम से कम पाकिस्तान जैसी हरकत करके मध्यस्थता नहीं कर सकते। मध्यस्थता भी जब होती है जब मध्यस्थता के लिए तीनों देश कहीं ना कहीं तैयार हो कि हम मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। अगर कोई भी देश तैयार नहीं हो तो आबेल मुझे मार, अब वो भारत अपनी किरकिरी क्यों कराए। और दूसरी बात ये कि भारत की प्राथमिकता अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा है। भारत की प्राथमिकता मेरे देश से नागरिक सुरक्षित कैसे हों, हमारे देश में महंगाई पर कंट्रोल कैसे हो, ये हमारी पूरी प्राथमिकता है। इसलिए हमने निश्चित तौर पर किसी के पक्ष में और किसी के विरोध में हमने एक शब्द का भी कहीं भी बात नहीं करी है। लेकिन आप एक बात देखेंगे कि पाकिस्तान की अगर बार बार बात आ रही है तो पाकिस्तान में आटा भी कम है, चीनी भी कम है, पेट्रोल खत्म है और पेट्रोल 400 रुपए लीटर पार हो गया है। और 5 दिन के बाद में लाहौर और पिंड में भी अकाल के पड़ जाएंगे। तो पाकिस्तान की तो अपनी मजबूरी है, वो मजबूरी कह लो या एक मोहरा बन करके, अमेरिका का मोहरा बन के वहां पर जा रहा है। और जब वो मध्यस्थता कर रहा है तो दूसरा का मध्यस्थता में बढ़ना कहीं भी उचित नहीं है कि पहले वो जो भी फैसला होगा उनके बाद में फिर भारत को इस विषय पर सोचना चाहिए। और मैं एक बात स्पष्ट कह रहा हूं कि हम जो भी कुछ कह रहे हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व, भारत सरकार निश्चित तौर पर चिंतित है और वो जहां भी कोई विकल्प का रास्ता मिलेगा वो जरूर अपना रोल अदा करेंगे। अभी एक मैं जनरल जो अभी डेवलपमेंट आई है कि अब तक तो अमेरिका ईरान को अल्टीमेटम देता था, आज ईरान ने अल्टीमेटम दे दिया 30 दिन का कि 30 दिन तक के अंदर या तो मेरे 14 समझौते मानो, नहीं तो युद्ध होगा, युद्ध के लिए तैयार हो। आज स्थिति ये हो गई है कि अमेरिका अल्टीमेटम देता था, आज ईरान ने अल्टीमेटम दे दिया है कि भी आप या तो समझौते मानो या युद्ध करो। यानी दोनों ने अड़ियल रुख अपना रखा है। कोई भी देश अपने हितों के आगे वो सिर्फ अपने हित देख रहा है, विश्व के हित नहीं देख रहा। आप अगर कोई बात होंगी तो बात होनी चाहिए कि इसमें पूरे विश्व का कहाँ हित है। दोनों देशों को अपने अपने अहम छोड़ने पड़ेंगे और दोनों देशों को भी जिनकी मध्यस्थता उनको स्वीकार हो उनकी मध्यस्थता करवा करके चीजों को समाप्त करना चाहिए। भारत इसके लिए पूरी तरीके से
तत्पर भी है, तैयार भी है, लेकिन बिना बातों मध्यस्थता करना कि मैं मध्यस्थता कर रहा हूं, तुम मेरी मध्यस्थता स्वीकार करो, वो कहीं से कहीं तक भी औचित्य नहीं है। हमारी पहली चिंता है हमारे देश के नागरिक, हमारी पहली चिंता है हमारे देश की महंगाई, हमारी पहली चिंता है कि हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा। और उसके अंदर हमारी सरकार जो भी करना है कर रही है, चाहे ईरान से बात करनी है, चाहे अमेरिका से बात करनी है, चाहे इजराइल से बात करनी है या किसी से भी बात करनी है, हमारी पहली प्राथमिकता अपने देश के हित है। क्योंकि अमेरिका भी अपने देश के हित देख रहा है, ईरान भी अपने देश के हित देख रहा है, इजराइल भी अपने देश के हित देख रहा है, तो हम अपने देश के हित क्यों ना देखें, हम अपने देश की जनता के हित क्यों ना देखें। हम निश्चित तौर पर इस बात के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत हैं कि देश विश्व में शांति होनी चाहिए, सारी बातचीत के विकल्प रास्ते खुले रहने चाहिए, बातचीत से ही समाधान होना चाहिए। ठीक है। तो इसके अलावा हेलो, हाँ अनिल जी, हाँ, जी एक छोटा सा सवाल है, एक मेरा छोटा सा सवाल है, लेकिन स्वामीनाथ जी की प्रतिक्रिया आ जाए फिर मैं उस सवाल पर आती हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन क्योंकि काफी सारे मेहमान हैं, सबकी प्रतिक्रिया आ गई, दो और प्रतिक्रिया आ जाए फिर मैं उस सवाल के साथ आती हूँ। स्वामीनाथ जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी सुन रहा हूं। स्वामीनाथ जी, क्योंकि विपक्ष है और भारत के ही हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, आने वाला सिनेरियो, अभी जो स्थितियां परिस्थितियां बनी हुई हैं, इतनी धमकियां और इतने वॉर के बाद, इतनी चीजें देखने के बाद, कैसे विपक्ष से देखता है और क्या आने वाला सिनेरियो आप लोग देख रहे हैं? क्या आप लोगों की तरफ से एक सुझाव हो सकता है सरकार को लेकर? देखिए अभी जाकिया जी भी बताई और शारदा जी भी बताई, जो नीति हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी का नीति अगर सही रहता, जो परिस्थिति जो भारत पर पड़ रहा है, आप कल देंगे कि 993 रुपया सिलेंडर कमर्शियल बढ़ जाता है, 3000 के पार हो जाता है। ये क्या आने वाला संकेत यह है, 4 तारीख कल रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद पेट्रोल डीजल का भाव पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। ये सारा सिस्टम आप चुनाव में लगाकर, आपको विदेश नीति नहीं, उनको ईरान और इजराइल और लेबान और अमेरिका से नहीं लेना देना। अभी उनको बंगाल जीतना है, आसाम जीतना है, उनको जनता से सरोकार है। जैसे हमारे गोयल साहब बताया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जनता के लिए चिंतित, क्या चिंतित है? वही अमेरिका आपको बेड़ी में बांधकर यहाँ भेजा, वही ट्रेड डील करता है और उसके सामने सिलेंडर हो जाते हैं प्रधानमंत्री जी, और कह रहे हैं पाकिस्तान जैसा देश जिसको तिरपाल, आप बोल रहे इतना महंगा पेट्रोल है, उसको खाने का नहीं, वो भिखारी है। लेकिन मध्यस्थता करने के लिए विश्व गुरु नहीं कर पाए, मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा है, शर्मसार की बात है। आप कहते हो कि ये बात है, विश्व गुरु का कल्पना किया था। विश्व गुरु खाली देश में विश्व गुरु बनते हैं, खाली विमान से उड़ान भर के देश के पैसा को खर्च करके लोगों को अतिरिक्त भार पड़, यानी महंगाई कम होने वाला है, बढ़ रहा है। आप देखे हुए गुजरात से 7.5 लाख लेबर बिहार और झारखंड पहुंच गए, दिल्ली से 4-5 लाख, महाराष्ट्र से 4-5 लाख, रोज पलायन हो रहा है। यानी 5 किलो का सिलेंडर पर भी 221 रुपया बढ़ गया, यानी 500-600 रुपया किलो गैस खरीदेगा। ये त्रासदी हो रहा है। ये लोग कहे सब चंगासी, चुनाव में सब नंगासी। चुनाव करके किस तरह एम केम प्रकार देश में जल जंगल जमीन एक पूंजीपति को देने में देश को हार लगा दिए। ईरान से इतना बढ़िया हमारा समझौता, ईरान के क्यों नहीं हम ट्रम्प के अपना सिलेंडर क्यों, जिस तरह से ट्रम्प हमारे देश में और कपास की खेती इतना ज्यादा से लेके हमारा कपास का खेती कॉटन 75%, 90% हम बांग्लादेश को कॉटन देते हैं। तो ये नीति आपका कौन सा विदेश नीति अच्छा है? आप देश के संघीय ढांचा को कमजोर करते जा रहे हैं। आपका रिश्ता किस देश से बढ़िया होते जा रहा है? आप अमेरिका के कहने पर रशिया से तेल लेने के लोग, उसकी क्या औकात है कहे कि हम 30 दिन का ऑर्डर देते हैं रशिया से तेल? क्यों नहीं उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आया? एक यानी जो भी पहले भी पाकिस्तान से हमारा जो हुआ था युद्ध, तो उसको मध्यस्थता के लिए 17 बार 20 बार ट्रंप बोला, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का सांस नहीं निकला। तो ट्रंप के आगे क्यों झुके हैं? ट्रंप धमकी देता है कि मैं मोदी का सारा सिस्टम जानता हूं, मुंह खोल दूंगा तो मोदी का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस तरह का बात खिलाने बचपाना
हरकत किया जा रहा है, देश को किस तरह धोखा दिया जा रहा है और किस महंगाई की तरफ झोंका जा रहा है। आने वाले जिस तरह से युद्ध को शांति प्रस्ताव आपका विदेश नीति ठीक रहता तो सभी देश में आप विश्व गुरु 56 इंच का सीना लेकर चलने वाले हैं। आपको बीच में मजबूत करना चाहिए, आपको अमेरिका के सामने टाइट होना चाहिए। ईरान से हमारा ट्रेड इतना बढ़िया, हमारा आयात निर्यात है, आने जाने के उनके हमारे जो लोग हैं फंसे हैं उनको सब सुविधा दे रहा है, उसका बड़ा डील है। आपका कोई डील है ही नहीं है। अमेरिका के सामने ट्रेड डील हो गया, अमेरिका के सामने सिलेंडर हो गए। किस बात का आप कहते हैं कि हम बहुत अच्छा देश के लिए, हमारे मोदी जी बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। बंगाल जीतने के लिए पूरा दिल्ली को वहां बैठा दिए कि किसी तरह बंगाल लूट ले, वहां का जो पोर्ट है हमारे कब्जे में आ जाए। देख रहे हैं कि वहां का भी जंगल काटा जा रहा है। आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सारा चीज अंबानी को दे दिया जाएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जंगलों को काट दिया गया, झारखंड के जंगलों को काट दिया। जंगल नहीं रहेगा हमारे यहाँ तो वातावरण कैसे शुद्ध होगा, कैसे मार हो रही है, किस तरह से शोषण किया जा रहा है। एक दो पूंजीपति के लिए देश को गिरवी रखकर और डील किया जा रहा है। क्यों स्टीन फाइल का बात करता है तो आपका सांस ऊपर चलने लगता है। इसमें क्या राज छुपा है कि आप ट्रेड डील किए जिससे हमारा किसानों को फायदा नहीं है। और अब विदेश नीति आपको ठीक करना चाहिए। हमारे जितने पैनलिस्ट भाई बहन बैठे हैं सबने कहा कि ईरान से हमारा रिश्ता मजबूत होना। ट्रंप तो बिना पैनी का लुटा है, बीपीएल है, जब चाहे इधर लुटक जाता है और लुटक जाता है। लेकिन आपके सामने क्या पड़ा हुआ है कि आप ट्रंप के सामने सांस नहीं लेते हैं। कुछ तो कुछ है। पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, सब की बात नहीं है। आपको खाने को नहीं आप कहते हैं, तिरपाल लगाने के लिए नहीं, उसके शादी कर दीजिए 500 रुपए पेट्रोल। अंधभक्त तो कहते हैं 2000 रुपया पेट्रोल होगा तो भी, यानी जो महंगाई आने वाले यानी सब संसाधनों पर पड़ेगा, खाने फूड पर पड़ेगा, सारा चीज पर। जैसे सिलेंडर का भाव बढ़ गया, नरेंद्र भी सिलेंडर और सिलेंडर भी सिलेंडर हो गया इस देश में। अब आने वाला क्या सिलेंडर होने वाला है। देश के एक विपदा की ओर बढ़ रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी कहे थे कि आने वाले चुनाव जीतेगा तुरंत महंगाई का चपेट में आएगा। कल सिलेंडर बढ़ा, अब 4 तारीख कल रिजल्ट निकलेगा, 5-6 तारीख तक देखिएगा पेट्रोल डीजल का रेट कैसे बढ़ाते हैं। ये लोग सिस्टम नहीं, ये लोग खाली सरोकार करते हैं, व्यापार करते हैं। ये बस ना इंडस्ट्री लगाए, ना फैक्ट्रियां लगाए, ना कल कारखाने, क्या निजात किए। 54 लाख करोड़ हम 2014 में कर्ज छोड़े थे देश पर, अब 1,77 लाख करोड़ कर्ज हो गया। महंगाई कहते हैं है ही नहीं है। 1 ट्रिलियन और मिलियन की बात करते हैं, गैस का किल्लत नहीं है। ये सब चीज कह देते हैं। अपने मियां मिट्ठू बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। और धर्म जाति का नाम कि हिंदू खतरे में कहकर वोट मांगा जाता है। ठीक है, स्वामीनाथ जी खतरे में है, व्यापार खतरे में है, हमारा देश की व्यवस्था खतरे में है, महंगाई का हमारे पर चपेट पड़ रहा है। और हमें जो अपना अधिकार है 56 इंच का सीना का, जो विश्व नीति को आपको मजबूत करना चाहिए, ईरान और इजराइल पता करने के लिए आप क्यों नहीं तत्पर हो। आपका विदेश मंत्री कम्बल ओढ़ के सो रहे थे। कोई नीति बनाना चाहिए। महंगाई अभी तो आने वाला है, अभी तो संकेत दिया गया है सिलेंडर बढ़ाकर, अभी बहुत महंगाई आएगा। ठीक है स्वामीनाथ जी, रोकूंगी के बाद देख लीजिएगा, राखी भी आप ही के चैनल पे आकर मैं बोलूंगा। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। मोहम्मद अली शाह जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ मैं आपको अच्छे से। मोहम्मद अली शाह जी, क्योंकि चर्चा हो रही है, अभी तक एक बात आ रही थी कि अमेरिका धमकियां देता है, ईरान भी कम नहीं पड़ रहा था, अब ईरान का भी अल्टीमेटम है। तो ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन जिस तरीके से समुद्री नाकेबंदी अमेरिका की है, सैन्य गतिविधियां तेज हैं, क्या वाकई एक बड़ा अटैक होगा? क्योंकि मान नहीं रहे हैं। अल्टीमेटम और सीज फायर की बातें हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो सीज फायर भी टूटा है, बहुत सारी चीजें हुई हैं। अब सवाल इस बात का है कि क्या अमेरिका हमेशा जो धमकियां देता आया है या जो समुद्री नाकेबंदी या सैन्य गतिविधियों को तेज कर रहा है, क्या वाकई कोई बड़ा अटैक करके ईरान को ध्वस्त करने की कोशिश करेगा, या फिर जो ईरान का अल्टीमेटम है और उसकी जो मजबूती है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, ये अमेरिका को कहीं दबा सकती है? बड़ा अच्छा सवाल है राकेश जी। देखिए, जब युद्ध होता है सबसे पहले खात्मा होता है सच्चाई का, इंफॉर्मेशन का, ट्रूथ का। तभी उसको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहते हैं। और धमकियां दोनों तरफ से आती हैं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। तो धमकियां तो आएंगी और हम तैयार हैं भी, वहां से जवाब आएगा। ईरान
तैयार है इसके कई सालों से, 20 साल से ऊपर हो गया है। ईरान को मालूम था कि अमेरिका जरूर इन पे हमला करेगा कभी, तो क्योंकि ईरान को मालूम था, ईरान ने तैयारी कर रखी थी ऐसा। मगर जब ऐसी धमकी आती है उसको हल्के में नहीं ले सकते और नहीं लेना चाहिए। हमें ये मान के चलना चाहिए कि हमला होने वाला है। तैयारी बोलने से नहीं होती, तैयारी करने से होती है। तो जी हाँ, तो ऐसा हो भी सकता है कि, और दोनों देशों को भरोसा नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है, तो ट्रस्ट डेफिसिट है एकदम एक दूसरे पे। तो जी हाँ, ऐसा हो सकता है कि क्योंकि सीज़फायर टूटा है कई बार, तो और देखिए बातचीत तो कर रहे थे अमेरिका और ईरान फरवरी के महीने में, 4 फरवरी को एक मुलाकात भी हुई और दोनों पक्षों ने कहा कि भाई अच्छी मुलाकात हुई है, इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। और आप देखिए 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पे हमला कर दिया, उनके सुप्रीमो को मार दिया, उनके डिफेंस मिनिस्टर को मार दिया, IRGC के चीफ को मार दिया, पूरी लीडरशिप मतलब बेसिकली खत्म कर दी वहीं पे। तो एतबार कैसे होगा? ट्रस्ट डेफिसिट तो रहेगा। अब क्योंकि सीज़फायर भी टूटा है तो हो सकता है कि बड़ा हमला, तोड़ हम तरीके से हमला हो सकता है राखी, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। चलिए वापस आऊंगी क्योंकि समय की सीमा है। आप में से जो भी मेहमान अपनी बात रखना चाहते हैं प्लीज रख सकते हैं। और अनिल जी, हाँ अपनी बात रखिएगा। एक छोटा सा सवाल है लेकिन अनिल जी मेरा, अभी तक अमेरिका की जब धमकियां हो रही थी तो हमने देखा, देखिए भारत के संबंध दोनों से अच्छे हैं, तो भारत का ऐसा कोई इंटरफेरेंस नहीं था, शांति की अपील जरूर थी, चलिए मान लिया। लेकिन जब अमेरिका की धमकियां थी और अभी भी हैं लगातार, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिव है वो वहां पर, तो भी हम ठीक है, हम काम डाउन होकर चीजों को देख रहे हैं। पर सवाल इस बात का है कि जो ईरान ने धमकी दी है और यदि अमेरिका ये कहता है कि ईरान को समझाया जाए, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भारत समझाने लगेगा? नहीं राखी जी, मैंने जहां तक समझौते की बात करी, एक ही बात है कि समझौता जब ही होता है जब दोनों पक्ष समझौते के लिए तैयार। और अगर ईरान कुछ कहता है तो उसके बाद में भारत अपना जो भी रोल है वो अदा करेगा, अमेरिका से बात करेगा, जो भी करेगा वो एक, जब तक वो नहीं कहे तब तक उस पर किसी किस्म की टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। पहली बात, अभी मेरे भाई ने कहा था कि हम अमेरिका के आगे दबते, अगर दबते थे तो कांग्रेस दबती थी, मुंह से बोल नहीं निकलता था तो कांग्रेस का नहीं निकलता था, क्योंकि विषय पे चर्चा इन्होंने दुनिया भर में विषय को भटका करके कोशिश की। मोदी जी का मुंह से नहीं, अमेरिका ने पूरे दबाव के बाद भी, आप उल्टे अमेरिका के कुछ पूरे बात दबाव के कह रहे हैं। बाद भी अभी ट्रेड डील किए, अभी तक 17, 18, 20 बार बोला कि पाकिस्तान और भारत का मददता मैं करवाया ऑपरेशन सिंदूर में। किस बात की बात करते हैं? कौन सा हम घुटना टेके अमेरिका के संग? और कहा थे तो मोदी जी बोले ना कि अमेरिका को मैं कुछ समझ में ट्रेड डील नहीं करूंगा, उनके कहने पर मैं रशिया से तेल नहीं खरीदूं, मेरे मन की रशिया से स्वामीनाथ जी एक सेकंड रुकिए, उनको कंप्लीट करने दीजिए। आपत्ति हो सकती है पर रुकिए, सुनिए भी फिर। नेशनल चैनल पर आके झूठ बोलेंगे आप? क्या है ये डिबेट का तरीका है क्या? गोयल जी, नेशनल चैनल पर बैठ के झूठ मत बोलिए। स्वामीनाथ जी वो आपको सुन रहे थे, 1 मिनट रुकिए, उनको कंप्लीट करने दीजिए फिर बोलिएगा। प्रधानमंत्री नहीं हुआ। आप डिबेट का समय बर्बाद मत करो, मेरा नंबर ले लेना राखी जी से, अरे फोन पर बात कर हो गया है, लेंगे। डिबेट और होने दो, देश को किधर ले जाके सरेंडर कर रहा है। स्वामीनाथ जी प्लीज रुकिए, अच्छी बात नहीं है सर, रुकिए। झगड़ा आपत्ति हो सकती है पर ऐसे मत करिए, कंप्लीट होने दीजिए, समय थोड़ा सा बचा है प्लीज। समझ के पीकर आप लोग का बुद्धि भ्रष्ट हो गया। जिस तरह से आज जो म्यूट डील करिए, किया गया है, जो अमेरिका कांग्रेस को बोल रहा म्यूट है, करिए। उससे बोलिए अनिल जी। आप इनको म्यूट करो, मुझे आवाज आ रही है मुझे पूरी तरीके से। सर यहाँ से म्यूट है कैसे बात कर? नहीं, अब मेरा राखी जी बहुत स्पष्ट है कि भारत किसी के दबाव के आगे नहीं झुका। अमेरिका का कुछ भी दबाव था, जब रूस यूक्रेन का युद्ध था तो भारत ने रूस से तेल खरीदा, किसी दबाव में नहीं आया। अमेरिका बड़बोलेपन में कहाँ क्या बोल रहा है, कहाँ क्या नहीं बोल रहा, अमेरिका की हर बात का जवाब देना भारत की जिम्मेदारी नहीं है। वो जो मर्जी बोलता रहे, भारत के हित में जो होगा भारत अपने हित में काम करेगा। लेकिन अनिल जी हमारा यदि कोई अपमान करेगा तो हमें बोलने का अधिकार है। राखी जी बिल्कुल आपको मैं मना नहीं कर, हमारा अधिकार है, लेकिन हम बेकार की बातों में, फालतू की बातों में ना पड़ के अपने देश के हित की बात करें, देश को आगे बढ़ाने की बात करें। और मैं एक बात और, ये पाकिस्तान के मध्यस्थता के बड़े वो गा रहे थे, गुणगान गा रहे थे। पाकिस्तान की मध्यस्थता को कौन सीरियस ले रहा है? अमेरिका सीरियस नहीं ले रहा, ईरान सीरियस नहीं ले रहा। अमेरिका ईरान के लोग पहुंचते, अमेरिका के लोग नहीं पहुंचते।
अमेरिका के लोग पहुंचते, ईरान के लोग वार्ता में नहीं बैठते, कोई भी सीरियसता से नहीं ले रहा। और जब तक मध्यस्थता जब होती है, जब मध्यस्थता को गंभीरता से लिया जाए, मध्यस्थ व्यक्ति को गंभीरता से बात करी जाए, तो इसलिए उसने अपनी किरकिरी कराई है। भारत ने अपनी किरकिरी क्यों कराए? वो अपनी बेइज्जती करे, भारत अपनी बेइज्जती क्यों कराए? और अभी ये दुनिया ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। आपके नेता तो जिस टाइम युद्ध हो रहा था चीन के साथ, चीन के राजदूत के साथ जाकर उसकी गुप्त मीटिंग कर रहे थे। अब अमेरिका और ईरान के युद्ध में, अमेरिका ईरान युद्ध में आपके राहुल गांधी जी लिख के दे दें क्या कर दें क्या नहीं कर दें, उनका सुझाव तो हमारे पास आ जाए। इस तरीके से ये करना चाहिए, वो पूरा सुझाव बना के दे दें। आप सुझाव तो बना के दें। राहुल गांधी की विदेश, आप प्लीज चुप हो जाए ना। आप राहुल गांधी की विदेश नीति से सुझाव दिलवाओ कि भाई हमें क्या करना क्या नहीं करना। इस तरह से हमारे नेता कह करके, हमारे नेता कह करे, दुनिया पप्पू कहती है, तुम उनको हमारे नेता कहते हो। ठीक है आप अनिल जी, चलिए। नेता है तो उसके बाद किसी पास में नहीं। ठीक है। और अभी आप कर दिया गया सकता है। एक बात तो बताना चाहता हूँ। आप जो कह रहे बंगाल के चुनाव की बात आप कह रहे हो, अब है सुन तो लो, बंगाल के चुनाव की बात कर रहे हो। क्या हम चुनाव नहीं कराएंगे तो आपको लोकतंत्र किया है? अगर हम चुनाव, अरे फिर बीच में बोलने लगे यार, क्या करेगा तुम डिबेट कर लोगे क्या? एक शब्द नहीं बोलने दूंगा तुम्हें मैं। सर आराम से मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया है, हमारे जो राजनीतिक दल हैं पता नहीं कैसी कैसी भाषा पे आ जाते हैं। तुम्हें बोलने नहीं दूंगा, कोई कहता है तुम्हें देख लूंगा। तो सर प्लीज आराम से हम एक देश की हम चर्चा कर रहे हैं, अपने देश की हम चर्चा अपने देश की कर रहे हैं, लेकिन हम एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर बात कर रहे हैं। थोड़ा सा प्लीज काम डाउन, क्योंकि समय की सीमा है। शारदा मैम जल्दी से 10 सेकंड और जकिया मैम 10 सेकंड, क्योंकि इससे ज्यादा समय इजाजत मुझे नहीं देता। प्लीज ठीक है शारदा मैम बोलिए। मेरे अनिल जी ठीक है सर, ठीक है प्लीज मैम बोलिए। मैम प्लीज आप बोलिए। अनिल जी और स्वामीनाथ जी प्लीज 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। शारदा मैम प्लीज कंटिन्यू। देखिए, जो हालात देश के विश्व राजनीति में हैं, उन पर विचार किए करने की बजाय ये जो आपस में छिछालेदर होती है ना, ये बहुत ही कष्टदायी चीज लगती है। क्या ये राजनीतिक दलों झूठा सच्चा केवल महिमा मंडन में ही टाइम लगा देना चाहिए? गंभीर विषयों को भी आप इतना हल्का बना देते हैं कि मतलब शर्म आती है। कभी हम जब देखते हैं कि ये हमारे उन देश के सबसे पुराने उसके जो राजनीतिक दल हैं राष्ट्रीय स्तर के, उनके प्रतिनिधि बोल रहे हैं, जिनको ये पता ही नहीं है कि आंख बंद करके किसी मुद्दे को लेकर आप इतना महिमा मंडन करते जाएंगे और दूसरी तरफ उसको उसके अपोजिट बातें होती जाएंगी, तो इससे जो मुद्दा है वो भटक जाता है। ठीक है, जहाँ पर गंभीरता विचार चिंतन होना चाहिए। ठीक है कि भाई देश की स्थिति क्या हो रही है, हाँ। देश क्यों कंगाली के दौर में जा रहा है। यही सबसे बड़े गुनहगार तो हमारे राजनीतिक दलों के ऐसे लोग ही हैं, जिन्होंने आज तक आंख खोलकर अपने नेताओं के ऊपर सवाल खड़े करने की कोई हिम्मत नहीं करी कि कहीं हमारी। जकिया जी प्लीज अपनी बात रखिए। ठीक है मैम प्लीज रुकिएगा। मैं राखी कुछ चीजें स्पष्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि बात जब मध्यस्थता की होती है तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इजराइल को बहुत फेवरेट्स सिर्फ अमेरिका नहीं, इंडियंस ने भी बहुत ज्यादा उसको फेवरेटिज्म दिया है। पूरी की पूरी कसौल, पूरी शीट इंडस्ट्री के किस तरह से लैब शीट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, किस तरह से ट्रीटी की गई, हर चीज में खासतौर से एग्रीकल्चरल ट्रीटी, जहाँ पे हमारे फूड, हमारे खासतौर से हर एक चीज जो अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है, जो सारे लैब इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, वो सारी चीजें हैं इसराइल के जरिए। तो इसराइल अगर ईरान को पसंद नहीं करता तो डेफिनेटली हमारी सरकार उस चीज के लिए आगे नहीं बढ़ेगी। तो हमारी बात यहीं पे खत्म, क्योंकि ये सरकार आगे नहीं बढ़ेगी। इसराइल क्योंकि इसके फेवरेटिज्म में आ गए हैं, एप्स्टाइन फाइल के वजह से हो चाहे किसी भी डर के वजह से हो। तो यहाँ पे अमेरिका की बात ही नहीं रही, बात रही यहाँ पे इसराइल की वजह से। एनीवे, द सेकंड पॉइंट जो मैं बोलना चाह रही हूँ कि देखिए, अभी हमारे पास सारे लोगों को अलर्ट दिखाया गया, अभी चीजें रेट्स बढ़ रही हैं। आपके मीडिया के जरिए मैं एक पूरी स्पष्ट तरीके से बोलूंगी कि लोग अपने अपने घरों में इंतजाम कर लें,
बिकॉज नो डाउट अगर कुछ ऐसा होता है तो 1 साल के लिए राशन का इंतजाम होना चाहिए। ठीक है मैम, चलिए आप लोग के सुझाव भी हैं, चीजें भी हैं, और कितना क्या अपडेट होता है, क्या चीजें और निकल कर आती हैं। फिलहाल जो अल्टीमेटम ईरान की तरफ से है उसके बाद का सिनेरियो भी क्या होता है ये देखेंगे। समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए बातें बहुत हैं, बातें खत्म नहीं होंगी, लेकिन बात का मकसद और चर्चा का मकसद होता है कि आने वाला सिनेरियो हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में किस तरीके का हो सकता है। ना ईरान कम है, ना अमेरिका कम है, और इन दोनों के बीच में लगातार यदि ये वॉर कंटिन्यू होता है तो महंगाई बढ़ेगी, जिसका असर भारत पर भी होगा। इसलिए बहुत समझदारी के साथ अपनी पॉलिसीज को रखते हुए बिल्कुल अलर्ट मोड पर भारत को रहना है, और जो भी तैयारियां हो सकती हैं, जो देश हित के लोगों के लिए हो सकती हैं, उस पर काम जरूरी होगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।